हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन है आज का। पेशेंट विद मासा एडमिटेड इन MICU, द नर्स हैज टू प्रोवाइड कोलोस्टोमी केयर टू पेशेंट। विच PPE शुड द नर्स यूज? एक पेशेंट को जिसको मासा की प्रॉब्लम है उसको MICU में भर्ती किया गया है और उसको जो है कोलोस्टोमी प्रोवाइड करना है। तो कोलोस्टोमी मतलब कोलन की सर्जरी करना है। तो इसमें कौन कौन सी PPE किट नर्स को पहननी चाहिए? ऑप्शन 1 ग्लव्स गाउन मास्क, ऑप्शन 2 ग्लव्स ओनली, ऑप्शन 3 ग्लव्स एंड मास्क, ऑप्शन 4 ग्लव्स एंड शू कवर। तो इसमें जो पेशेंट के लिए, जब पेशेंट की कोलोस्टोमी की जा रही है तो इन्फेक्शन का खतरा अधिक रहता है और इस कंडीशन में नर्स को ग्लव्स, गाउन और मास्क तीनों पहनने आवश्यक होते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अब यहां पर एक टर्म आया है मासा। तो ये मासा एक फुल फॉर्म होता है मेंटल रिटार्डेशन, अफेसिया, सफलिंगेट और एडक्टेड थंब का। ये एक प्रकार का एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है मासा। तो अभी हम लोगों ने मासा का फुल फॉर्म देखा, मेंटल रिटार्डेशन, अफेसिया, सफलिंगेट एंड एडक्टेड थंब। तो इस प्रकार से मासा के बारे में हमने पढ़ा। तो मासा को जनरली क्या है, एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्पास्टिक पैराप्लेजिया 1। तो स्पास्टिक पैराप्लेजिया 1 होता है एक इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है और ये इसका जो बीमारी होती है ये एक्स लिंक से संबंधित होती है, एक्स गुणसूत्र से संबंधित होती है। मींस इस पर ये इसके द्वारा ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूव करती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which Leopold maneuver is used to assess the fetal attitude during abdominal palpation of an ANC mother? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए जो मैन्यूवर होता है ये लियोपोल्ड मैन्यूवर होता है। तो लियोपोल्ड मैन्यूवर का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका करते हैं जो भी वोमेन प्रेग्नेंट है उसके यूट्रस को पैल्पेट करने के लिए किया जाता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि जो फीटस की कंडीशन कैसी है, किस प्रकार की है। अब इसमें जो पूछा गया है कि ANC के समय वह कौन सा लियोपोल्ड मैन्यूवर है जो फीटल एटीट्यूड का पता लगाने के लिए, फीटल एटीट्यूड मींस फीटल के जो बच्चा बाहर आने वाला है उसके रुख का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो मैन्यूवर होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसमें जो फोर्थ मैन्यूवर होता है इसका यूज होता है एक्सेस करने के लिए फीटल का एटीट्यूड। अब हम यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो जब यहाँ पर एक लेडीज है, ये गर्भवती महिला है, इसके हाथों से जब इसके स्टोमक को, एब्डोमेन को पैल्पेट करेंगे तो ये कंडीशन है। इसमें होता क्या है कि दिस स्टेप डिटरमाइंस द फीटल एटीट्यूड। तो जो चौथा मैन्यूवर होता है वो डिटरमाइन करता है फीटल का एटीट्यूड कि जो बच्चा बाहर आने वाला है तो उसका कौन सा अंग पहले बाहर आएगा, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्लेक्शन इनटू द पेल्विस, और पेल्विस में उसका डिग्री ऑफ फ्लेक्शन बच्चे का क्या है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के मैन्यूवर होते हैं, फर्स्ट मैन्यूवर, सेकंड मैन्यूवर, थर्ड मैन्यूवर, फोर्थ मैन्यूवर। अब इसमें जो फोर्थ मैन्यूवर है ये बहुत ही डिफरेंट है इन तीनों से। अब कैसा डिफरेंट है? इसमें जो लेडीज को लिटाया गया है, इसमें जब भी लिटाया गया है लेडीज को तो आप देख सकते हैं कि इसमें फेस की साइड से इसकी यहाँ पर लेग्स होगी और आपको यहाँ पर इसके सामने खड़े होना है। लेकिन यहाँ पर इसके फेस के बगल में आपको खड़े होकर के ये चौथा वाले मैन्यूवर में ये चेक करना है कि बच्चे की कंडीशन कौन सी है, कौन सा उसका पार्ट पहले बाहर आने वाला है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि हमारे 4 मैन्यूवर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट में क्या होता है
कि फर्स्ट में ऐसा होता है कि इसमें सुपीरियर सरफेस जो फंडस की होती है उसको पैल्पेट करते हैं। सुपीरियर सरफेस जैसे ही ये मान के चलिए फंडस है तो इसको यहाँ पर पैल्पेट, ये जैसे मान के चलिए फंडस है और ये इसमें बच्चा है, इसकी सुपीरियर सरफेस को पैल्पेट करेंगे। मींस हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रकार से पैल्पेट करेंगे, इस प्रकार से हाथों से पैल्पेट करेंगे, तो इसको कहेंगे सुपीरियर सरफेस का पैल्पेशन। अब इसमें ये फर्स्ट मैन्यूवर आता है। सेकंड मैन्यूवर में क्या होता है कि इस प्रकार से ये फंडस है और इसके अंदर ये बेबी है, और इसको जब हम इसके दोनों साइड से पैल्पेट करते हैं तो इसको सेकंड मैन्यूवर बोलते हैं, बोथ साइड से पैल्पेट करेंगे। और थर्ड मैन्यूवर में होता क्या है कि जो इनलेट होता है यहां से सीधा यहां से पैल्पेट करते हैं, तो ये थर्ड मैन्यूवर में होता है। तो इस प्रकार से हमने चारों मैन्यूवर इस समय देखे, लेकिन जो फोर्थ मैन्यूवर है ये सबसे डिफरेंट होता है, क्योंकि ये बताता है कि सबसे पहले कौन सा बच्चे का पार्ट बाहर आने वाला है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो भी फीटल एटीट्यूड है एब्डोमिनल पैल्पेशन के दौरान वो कौन सा मैन्यूवर उसमें यूज किया जाएगा, तो ये किया जाएगा फोर्थ। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी प्रपोज्ड बाय सेल्फ केयर डिओरम, रॉजर्स, बेटी न्यूमैन, लेनिंगर। जो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी थी ये किसने बताई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, डिओरम्स ने सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी बताई थी। इस प्रकार से हमने देखा कि जो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी होती है मींस स्व देखभाल, इसको डेफिसिट थ्योरी भी कहते हैं, और इसको डी ओरम्स ने प्रपोज किया था। और इन्होंने ये जो प्रपोज किया था इस थ्योरी के अनुसार ये बताया गया था कि जो भी पेशेंट रोगी हैं उनको उनकी पहले की स्थिति में भी लाया जा सकता है, उनको इंकरेज करके, उनको बढ़ावा दे करके उनके स्वास्थ्य को देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। पेशेंट ही अपनी देखभाल स्वयं करता है तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये जो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी है तो इसको जो प्रपोज किया था डी ओरम्स ने प्रपोज किया था, और इस थ्योरी के अनुसार उनका मानना था कि जो हेल्थ है वो सेल्फ केयर से अटेंड किया जा सकता है, वो अपनी पुरानी कंडीशन में पेशेंट पहुंच सकता है। यदि वो अपना केयर करेगा तो वो जल्दी से रिकवर होकर के पुरानी कंडीशन में पहुंच जाएगा। और इस थ्योरी को डेवलप किया गया था 1959 से 2000 के बीच में। इस प्रकार से ये सेल्फ केयर थ्योरी है, इसका रिहेबिलिटेशन में सिद्धांत रिहेबिलिटेशन में यूज किया जाता है। जिन पेशेंट का रिहेबिलिटेशन करना हो उसका ये सेल्फ केयर थ्योरी वहां पर बहुत अच्छा कारगर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Patient with anorexia nervosa taking food correctly as per diet plan, what there was no increase in weight observed. What will be nursing intervention for the above patient? Option 1, observe patient while taking meal and after up to 2 hours. Increase calorie of food from 1500 to 200, 2000. Add vitamin tablet to her medications. Engage them in other activities. तो एक पेशेंट है जो कि एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित है, वो फूड सही से ले रहा है अपनी डाइट प्लान के हिसाब से, लेकिन उसका जो वेट है वो देयर वाज नो इंक्रीज, वेट इंक्रीज नहीं हुआ। तो व्हाट विल बी नर्सिंग इंटरवेंशन, तो नर्सिंग इंटरवेंशन इस प्रकार से उसके इस पेशेंट के लिए क्या होना चाहिए, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है पहले तो क्या करना चाहिए कि ऑब्जर्व करना चाहिए पेशेंट को जब भी वो अपना खाना ले रहा हो, मील ले रहा हो, एंड आफ्टर, और उसके 2 घंटे बाद ऑब्जर्व करना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है इस प्रकार के पेशेंट को। अब इसमें जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होती है ये एक प्रकार की बिहेवियर मतलब व्यवहारिक बीमारी है, जिसमें जो भी व्यक्ति होता है वो ठीक ढंग से खाना नहीं खा पाता है। तो प्रॉपरली जब खाना नहीं लेता है तो इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, इसको भूख की कमी भी कहते हैं। इसके उलट एक और कंडीशन होती है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव ईटिंग, आदमी अधिक खाता है और उसके बाद खा करके वो वॉमिटिंग भी करता है, तो ये बुलिमिया नर्वोसा में आ गया। और एनोरेक्सिया नर्वोसा देखा, बुलिमिया नर्वोसा देखा, तो इस प्रकार से ये क्या है, एक ईटिंग डिसऑर्डर है। तो ईटिंग डिसऑर्डर में इसमें खासकर की जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है इसमें कई लोग इसलिए नहीं खाते हैं कि जब तक उनका वेट बिल्कुल कम ना हो जाए। तो ये एक प्रकार की यह बीमारी होती है
और वो अपने भोजन को देखते हैं कहीं उनका वजन कम ना हो जाए। तो इस प्रकार से जो भी पेशेंट का जब भी ट्रीटमेंट किया जाए तो ऑब्जर्व करना चाहिए जब वो खाना ले रहा हो, और उसके 2 घंटे बाद भी ऑब्जर्व हम लोगों को करना चाहिए, नर्स का इंटरवेंशन करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर हुआ ऑब्जर्व पेशेंट व्हाइल टेकिंग मील एंड आफ्टर 2 आवर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज डिफरेंस इन रेगुलर ईसीटी एंड मॉडिफाइड ईसीटी? ऑप्शन 1, लो वॉल्ट शॉक इज प्रोवाइडेड। ऑप्शन 2, एनेस्थीसिया इज गिवन। ऑप्शन 3, मसल रिलैक्सेंट इज गिवन। ऑप्शन 4, पेन किलर इज प्रोवाइडेड। देखिए, इसमें पूछा गया है कि एक नियमित ईसीटी और एक संशोधित ईसीटी में क्या अंतर होता है। तो रेगुलर ईसीटी या एक सामान्य ईसीटी जिसको कहते हैं एक रेगुलर ईसीटी, नियमित ईसीटी, तो ईसीटी मीन्स होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी का जो प्रयोग होता है वो ऐसे पेशेंट के लिए होता है, ऐसे मेंटल पेशेंट के लिए होता है जो दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हों, दवाओं का असर उन पर कम हो गया हो। तो उनमें क्या करते हैं कि इसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि बिजली के झटके लगना। इसको जो इंग्लिश में इसका ईसीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। तो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी 2 प्रकार की होती है, एक तो ये रेगुलर होती है और दूसरी मॉडिफाइड होती है। तो रेगुलर का मतलब होता है जब बिना एनेस्थीसिया के ईसीटी दिया जाए, बहुत ही ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है ये। और मॉडिफाइड का मतलब होती है जब एनेस्थीसिया के साथ ईसीटी दिया जाए, एनेस्थीसिया का प्रयोग करके ईसीटी दें तो उसको मॉडिफाइड ईसीटी कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इस क्वेश्चन जो ईसीटी है रेगुलर और मॉडिफाइड, इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है। तो मेन डिफरेंस होता है इसके एनेस्थीसिया में, कि यदि हम एनेस्थीसिया नहीं दे रहे हैं तो ये एक रेगुलर ईसीटी हो जाएगी, और जब एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो ये मॉडिफाइड ईसीटी हो जाएगी। अब आगे कुछ और बातें इससे संबंधित हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यूज्ड टू ट्रीट मेंटल इलनेस सच एज डिप्रेशन। पहली बात तो मेंटल इलनेस के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि डिप्रेशन को ठीक करने में। इट इज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया, मसल रिलैक्सेंट एंड सीजर्स, इलिसाइटिंग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेंट। तो 2 प्रकार से होती है, डायरेक्ट और मॉडिफाइड। अब डायरेक्ट का जैसे अभी इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, रेगुलर को डायरेक्ट ही कहते हैं। तो डायरेक्ट मीन्स होता है साइकेट्रिक ट्रीटमेंट वेयर द डायरेक्ट सीजर्स इज इंड्यूस्ड टू ट्रीट रिफ्रैक्टरी मेंटल डिसऑर्डर। मॉडिफाइड ईसीटी होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मसल रिलैक्सेंट, कि मसल रिलैक्सेंट को दे करके हम लोग ईसीटी करें या एनेस्थीसिया दे करके करें। तो सीजर एलिसाइटिंग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, फिर सीजर्स ने फिर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस उसके अंदर भेजें, तो उसको क्या है कि एक मॉडिफाइड ईसीटी बोला जाता है। अब बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेगुलर ईसीटी एंड मॉडिफाइड ईसीटी यहां पर और देखते हैं। यूज ऑफ एनेस्थीसिया, तो यूज ऑफ एनेस्थीसिया इसका क्या है, बेसिक डिफरेंस है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी फ्रॉम पेशेंट प्रिपरेशन टू आफ्टर केयर ऑफ पेशेंट। पेशेंट प्रिपरेशन, पहले तो पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, न्यूरो इमेजिंग प्रियर टू ईसीटी करेंगे, फार्मेकोथेरेपी करेंगे। तो ये क्या है कि प्रिपरेशन होता है पैरामीटर्स की, ऐसा थोड़ी कि हम लोग उसको डायरेक्ट ही ईसीटी दे सकते हैं। अब कुछ और बातें हैं, जैसे कि जो ईसीटी में वोल्टेज होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो बिजली के जो करंट घर पे आ रहा है उतना लगा देते हैं। तो ये वोल्टेज होता है, ये 70 से 120 वोल्ट का करंट का वोल्टेज होता है। दूसरी बात, ड्यूरेशन जो इसकी होती है मिनिमम 0.7 से 1.5 सेकंड तक ही देना है, और 1 सप्ताह में 3 टाइम ही इसको देना है, 3 बार ही देना है, या जैसा कि बताया जाए, निर्देशित किया जाए। तो ये अभी मैंने देखा कि 2 प्रकार की ईसीटी हो गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और मॉडिफाइड। उसके बाद ये देखा कि वोल्टेज कितना देंगे, ड्यूरेशन क्या होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऑल आर क्रिस्टलोइड सॉल्यूशंस एक्सेप्ट, क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन इनमें से सभी है सिर्फ एक को छोड़ करके। ऑप्शन 1 नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, 5% डेक्सट्रोज और HES। तो सभी क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन है, सिर्फ HES नहीं है। अब HES होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। HES का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च,
यहाँ पर देख सकते हैं क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड्स, दो प्रकार के आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। तो क्रिस्टलॉइड्स में आते हैं नॉर्मल सलाइन है, रिंगर लैक्टेट है, जिसका दूसरा नाम हर्टमैन सॉल्यूशन भी होता है आरएल का, और 5% डेक्स्ट्रोज, ये हो गए क्रिस्टलॉइड्स। और कोलॉइड्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन एल्ब्यूमिन है, जिलेटिन सॉल्यूशन है, डेक्स्ट्रान है, और यहाँ पर जो कि दिया गया है HES मीन्स हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च। अभी क्रिस्टलाइड और कोलाइड, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी समझते हैं। तो क्रिस्टलॉइड ऐसे एक्वस सॉल्यूशन होते हैं जिनका जो मिनरल साल्ट्स एंड अदर स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, जिसमें कि जो सॉल्यूशन होगा वाटर एक्वस सॉल्यूशन होगा मिनरल साल्ट का एंड अदर स्मॉल वाटर का, वो क्या होते हैं, उसमें सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि 0.9% NaCl इज द मोस्ट कॉमन क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन, RL एंड 5% डेक्स्ट्रोज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस गिवन इन फ्लूइड रिसब्स्टिटेशन। और जो भी प्रकार के क्रिस्टलॉइड्स होते हैं ये किस लिए दिए जाते हैं, क्रिस्टलॉइड्स मींस 0.9% NaCl हो गया, B5 हो गया और RL हो गया, इनको दिया जाता है फ्लूइड रिसब्स्टिटेशन में, जब फ्लूइड की शरीर में बहुत कमी हो जाए, हाइपोवोलेमिया में, हेमरेज में, सेप्सिस में और डिहाइड्रेशन में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिस्टलॉइड्स ऐसे एक्वस सॉल्यूशन है मिनरल्स के एंड अदर स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो मिनरल्स के इसमें क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें पड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो उसको तो बोलते हैं क्रिस्टलाइड्स। अब क्रिस्टलाइड्स भी तीन प्रकार के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है कि जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड प्लाज्मा के बराबर हो, और हाइपो मीन्स होता है ब्लड प्लाज्मा से जब उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो उसकी टोनिसिटी है वो कम हो, और हाइपरटोनिक का मतलब होता है जो ब्लड प्लाज्मा से ज्यादा टोनिसिटी वाले हों, आइसोटोनिक से ऊपर के हों, उनको हाइपरटोनिक बोला जाता है। तो आइसो मीन्स होता है जो ब्लड के बराबर की जिनका कंसंट्रेशन हो, और हाइपो मीन्स कम वाले, और हाइपर मीन्स ज्यादा वाले। तो इस प्रकार हमने समझा क्रिस्टलॉइड्स में क्या होते हैं कि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि कोलॉइड्स में वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखे गए हैं, क्रिस्टलॉइड्स के NS है, RL है और डेक्स्ट्रोज है। और कोलॉइड्स के जो एग्जाम्पल हैं, ह्यूमन एल्ब्यूमिन हो गया, जिलेटिन सॉल्यूशन हो गया, डेक्स्ट्रान हो गया और HES हो गया, मींस हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्चेज। अब इसके बाद हम लोग क्या है आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटीनेटल मदर इज एडमिटेड with complaints of eclampsia, what will be the loading dose of MgSO4 given to patient? 4 ml in 16 ml NS, 8 ml in 12 ml of NS, 6 ml in 14 ml of NS, 2 ml in 18 ml of NS। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि एक एंटीनेटल मदर है जो भर्ती की गई है और जिसको की एक समस्या है एक्लेम्सिया की प्रॉब्लम के कारण उसको एडमिट किया जाता है। तो इस कंडीशन में मैग्नीशियम सल्फेट की लोडिंग डोज कितनी होगी? तो लोडिंग डोज का मतलब होता है कि शुरुआत में जब ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जाए तो अधिक डोज देने से किया जाए। तो ये जो मैग्नीशियम सल्फेट की लोडिंग डोज होती है ये होती है ऑप्शन 2 8 ml in 12 ml of NS। अब एक्लेम्सिया मीन्स होता है ये प्रेगनेंसी में होने वाला एक हाइपरटेंशन है जिसमें कि सीजर्स आते हैं, और यदि ये सीजर्स ना आए तो इसको हम लोग प्रीक्लेम्सिया कहते हैं। जनरली जब प्रेगनेंसी में बीपी 140/90 या इससे ज्यादा हो जाता है तो इसको एक्लेम्सिया समझा जाता है, और इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है ये मैग्नीशियम सल्फेट होती है। इसका क्या करते हैं कि 8 ml देते हैं 12 ml ऑफ NS में, इसको ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। और जो अभी मैंने बताया कि लोडिंग डोज होती है इनिशियल हायर डोज ऑफ ए ड्रग होती है,
जिसका यहाँ पे 8 ml इन 12 ml ऑफ NS में दिया जाता है। अब कुछ कंडीशन है प्रीक्लेम्सिया, सीवियर प्रीक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। तो प्रीक्लेम्सिया में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये जो बीपी है 90 से 109 के बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा, और प्रोटीन यूरिया की कंडीशन होगी, प्रोटीन भी आ रहा होगा यूरिन में, तो प्रीक्लेम्सिया हो गया। सीवर प्रीक्लेम्सिया में जब बीपी 110 से अबव हो जाता है, प्रोटीन यूरिया की कंडीशन है और इनमें से हेडेक है, ब्लड विजन है या अपर एब्डोमिनल पेन है, एक इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। एक्लेम्सिया में होता क्या है कि जो बीपी है 90 से ज़्यादा हो और कन्वल्जन्स आने लगे, पेशेंट अनकॉन्शियस होने लगे, अचेत होने लगे, तो ये माना जाता है कि अब ये सीवियर प्रीक्लेम्सिया जो है सीवियर हो गया। जब सीवियर हो जाता है तो उसको एक्लेम्सिया की से हम लोग संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार अभी प्रीक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया के बारे में देखा, इसकी जो लोडिंग डोज थी वो देखी, और ड्रग ऑफ चॉइस इसमें मैग्नीशियम सल्फेट है, ये भी अभी हमने इसका यहाँ पर स्टडी किया है। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं एक्लेम्सिया की कंडीशन में? फीटल ग्रोथ रुक सकती है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, प्लेसेंटा एब्रप्ट हो सकता है, और हेल्प सिंड्रोम एंड अदर ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। तो हेल्प सिंड्रोम का मतलब होता है, हेल्प का फुल फॉर्म है हीमोलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट, ये हेल्प का फुल फॉर्म होता है। तो हेल्प सिंड्रोम किस में हो सकता है? एक्लेम्सिया की कंडीशन में हो सकता है। और कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड प्लेसेंटल एब्रप्शन, रीनल फेल्योर और लिवर फेल्योर भी इसमें हो सकता है। अब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which among measures of dispersion, mean, range, mode, median? देखिए सांख्यिकी स्टैटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी आपके नर्सिंग स्टैटिक्स में एक जो पोर्शन है उससे संबंधित है। तो इसमें क्या पूछा है कि विच एमंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन के इनमें से कौन से मेजर्स होते हैं? तो ये होती है रेंज, जिसको हम लोग हिंदी में परास कहते हैं। Measures of dispersion is used to calculate validity, to know how much homogeneous or heterogeneous data, कितना समान है और कितना असमान डेटा है, इसका पता करने के लिए जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो उसका जो वैलिडिटी जिससे हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ डिप्रेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्पर्सन। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सबसे सामान्य प्रकार का डिस्पर्सन है। और रेंज मीन्स होती है द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो सब्ट्रैक्शन आता है, जो मान आता है, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। A patient was brought to ED with complaint of chest pain from last 1 hour. Which test is done to detect myocardial infarction? एक पेशेंट है जिसको कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चेस्ट पेन में की शिकायत के बाद भर्ती कराया जाता है, और ये इसको जो चेस्ट पेन हो रहा है 1 घंटे से हो रहा है, पिछले 1 घंटे से हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो नर्सिंग इंटरवेंशन होना चाहिए, जो वहाँ पे मेडिकल स्टाफ है, उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डिटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले करना चाहिए, ऑप्शन 1 है सीरम इलेक्ट्रोलाइट, चेक एवीजी, चेक सीवीसी और ट्रोपोनिन टी। तो सबसे पहले करते हैं ट्रॉप टी टेस्ट, इसको कहते हैं ट्रोपोनिन टी टेस्ट। अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का सबसे बेस्ट टेस्ट माना जाता है ट्रॉप टी टेस्ट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अब इसमें देखते क्या है कि ट्रॉप टी टेस्ट, troponin I and troponin T are the proteins present in blood which will be released when the cardiac muscle damage। देखिए, जो जब भी हृदय की मांसपेशी डैमेज होती है, तो हृदय की मांसपेशी में क्या है, ये ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई प्रकार की जो प्रोटीन है वो पाई जाती है। जब ये हृदय की मसल डैमेज होगी तो ये क्या करती है कि ब्लड में आ जाएगी, और ब्लड में जब इसका सैंपल लेकर के टेस्ट करेंगे, यदि ये इसमें आ रही है तो ट्रॉप टी पॉजिटिव आ रहा है टेस्ट, तो इसका मतलब है कि अभी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पूरे चांसेस हैं। हेंस ट्रोपोनिन टी इज की मार्कर ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है आर्टरी ब्लॉकेज से। ये आर्टरी कोई ब्लॉक हो गई है। अब इसमें ऐसा है कि अब जिस प्रकार से शरीर के समस्त अंगों को ब्लड की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हृदय भी एक अंग है। इसको भी शरीर के सभी अंगों से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो चूंकि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड ही ले जाएगा। अब यदि इसमें प्लाक जम गया, किसी कारण से अवरोध आ गया कोरोनरी आर्टरी में, तो हृदय में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिससे कि वो मसल उसकी डैमेज हो जाएंगी और अंततः ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन का कारण बनता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन का क्या कारण है। जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाएगा तो ट्रोपोनिन टी घुल करके ब्लड में पहुंच जाएगी और वहां से जब ट्रॉप टी टेस्ट करते हैं उसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है। यहां पर देख सकते हैं एक नॉर्मल आर्टरी है, कोई प्लाक जमा नहीं है, और ये थोड़ा सा ब्लॉक जम गया है, प्लाक आ गया है इस कोरोनरी आर्टरी में और इसमें ये पूरी तरह से आ गया है। तो क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा और हार्ट अटैक के पूरे चांसेस बनेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which of the psychiatric drug does not need any test does before starting routine dose? इनमें से कौन सी ऐसी साइकियाट्रिक ड्रग है जिसको किसी भी प्रकार के टेस्ट की आवश्यकता, टेस्ट डोज की आवश्यकता नहीं होती है जब भी हम उसका एक रूटीन डोज उसकी चालू करें? तो इसमें पहला ऑप्शन है हेलोपेरिडोल, सेकंड ऑप्शन है रिजरपेरिडोन, तीसरा ऑप्शन है क्लोजापाइन और चौथा ऑप्शन है क्वेटेपाइन। तो इसमें जो क्लोजापिन होती है इसको किसी प्रकार के टेस्ट डोज की आवश्यकता नहीं होती, इसको सीधा सीधा एक रूटीन डोज की तरह साइकेट्रिक पेशेंट को दिया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। इससे संबंधित जो भी एक्सप्लेनेशन है वो भी देखेंगे। Psychiatric drugs will be given to treat psychiatric conditions like mania, depression, eating disorder, sleeping disorder। तो जो साइकेट्रिक ड्रग्स होती हैं इनको कहाँ देते हैं? जो भी मानसिक समस्याएं हैं जैसे कि मैनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर हो गए, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गए, उन कंडीशन में साइकेट्रिक ड्रग्स को देते हैं। अब इट इंक्लूड्स एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, ट्रैंक्विलाइजर्स और मूड स्टेबलाइजर्स एटसेट्रा। तो जो साइकेट्रिक कंडीशन को ठीक करने के लिए साइकेट्रिक ड्रग्स दी जाती हैं, इसमें एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट भी होती हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स भी होती हैं और मूड स्टेबलाइज करने वाली ड्रग्स भी होती हैं। अब क्लोजापिन के बारे में पढ़ेंगे। क्लोजापिन एक प्रकार की एंटी साइकोटिक ड्रग है जिसको कि विदाउट एनी टेस्टिंग, बिना किसी टेस्ट के एक रूटीन वे में दे सकते हैं। इट इज अ नेचुरल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्रेन, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है ब्रेन में एक नेचुरल सब्सटेंस के रूप में, इसलिए इसका कोई टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लोजापाइन इज यूज्ड टू ट्रीट हेल्यूसिनेशंस एंड प्रिवेंट सुसाइडल टेंडेंसी। तो क्लोजापिन को जो किसको ट्रीट करने के लिए देते हैं हम? हेल्यूसिनेशन को और सुसाइडल टेंडेंसीज को ठीक करने के लिए क्लोजापाइन दी जाती है। तो इस प्रकार से जो क्लोजापाइन होगी वो द फर्स्ट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स मानी जाएगी और इसको सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। A patient admitted in ward with the diagnosis of delirium in first 24 to 48 hours, what nurse plan according to priority? एक पेशेंट को डिलीरियम के डायग्नोस जिसको हुआ है उसको भर्ती कराया जाता है, एडमिट कराया जाता है एक वार्ड में। तो पहले 24 से 48 घंटे में तो नर्स का प्लान क्या होगा प्रायोरिटी पर? पहला है ओरिएंटेशन टू पर्सन, प्लेस एंड एनवायरमेंट to restore bladder and bowel function, correct the wake and sleep cycle to improve nutritional status। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डिलीरियम होता क्या है। तो डिलीरियम मीन्स होता है सीरियस डिस्टर्बेंस इन मेंटल स्टेटस, रिजल्ट्स इन कंफ्यूज थिंकिंग। इसमें
मति भ्रम हो जाती है, व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी अवेयरनेस कम हो जाती है, जो चारों तरफ से उसको पता नहीं चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये तो डिलीरियम के होते हैं। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? इंक्लूड अनेबल टू थिंक, सोचने और बोलने की उसमें कोई वो अनेबल हो जाता है, डिसओरिएंटेड हो जाता है, हेल्यूसिनेशंस आ जाते हैं और डिल्यूजन्स आ जाते हैं उसके अंदर। काजेस इंक्लूड क्रॉनिक इलनेस, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, मेडिकेशन, इन्फेक्शन, अल्कोहल और ड्रग इंटॉक्सिकेशन। इसके कारण कोई भी इनमें से एक हो सकता है, हो सकता है एक से ज्यादा हो, जैसे कि क्रॉनिक इलनेस हो, कोई लंबे समय तक चलने वाली बीमारी हो, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो गया, मेडिकेशन से भी हो सकता है, किसी प्रकार के इन्फेक्शन से भी हो सकता है, अल्कोहल के इंटॉक्सिकेशन से भी हो सकता है। अब इस प्रकार से तो ये जो पेशेंट भर्ती किया गया है, तो पहले 24 से 48 घंटे में जो नर्स का प्लान होगा वो होगा ओरिएंटेशन टू पर्सन, प्लेस एंड एनवायरमेंट। जो ओरिएंटेशन पर्सन, प्लेस और ओरिएंटेशन पर्सन के प्लेस, पर्सन के लिए ओरिएंटेशन करना, उसके प्लेस और एनवायरमेंट के प्रति ओरिएंटेशन, ये इसका नर्स का पहला प्लान होगा, पहली प्रायोरिटी होगी। कैसे? डिलीरियम के पेशेंट के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। A patient posted surgery advised to remove jewelry because to maintain or ethics it cause burns to patient with use of cautery to prevent theft to prevent disturbance of to surgeon। देखिए, जब भी सर्जरी शुरुआत होती है तो पेशेंट का सबसे पहले पूरा पेशेंट को चेकअप किया जाता है, तो ऊपर से उसको देखा जाता है थोरोली। तो कहीं भी उसमें यदि किसी प्रकार के वो ऑर्नामेंट्स कोई पहने हो, जो किसी लेडीज कोई हो, कोई ज्वेलरी वो पहने हो, तो उसकी ज्वेलरी वो हटवा दी जाती है, उतरवा दी जाती है। तो इसका कारण ये होता है कि जो इसमें सेकंड पॉइंट है, इट कॉजेज बर्न्स पेशेंट विद यूज ऑफ कॉटरी। तो क्योंकि ये ज्वेलरी के कारण वो क्या हो सकता है? बर्न हो सकता है, पेशेंट में बर्न हो सकता है जब भी कॉटरी का यूज करते हैं। कॉटरी का यूज करते समय पेशेंट को बर्न से बचाने के लिए ये ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स एडवाइस किए जाते हैं कि वो अपने हटा ले सर्जरी के पहले। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एट व्हाट टाइम वार्ड सेंसस डन? वार्ड में जो गणना होती है, जो मरीज होते हैं, मरीजों की गणना होती है, वो किस टाइम पर की जाती है? डे टाइम, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नन ऑफ दी अबव। देखिए, ऐसा है कि वार्ड में जो गणना होती है ना तो वो डे टाइम होती है, ना मॉर्निंग शिफ्ट में होती है, ना इवनिंग शिफ्ट में होती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 है। अब ऐसा क्यों करते हैं कि इसकी गणना नहीं करते हैं? सेंसस क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। एवरी वार्ड विल हैव इट्स ओन सेंसस बेस्ड ऑन द पेशेंट इनफ्लो। पेशेंट इनफ्लो के आधार पर हर वार्ड का अलग अलग सेंसस होता है। वार्ड इंचार्ज एंड वार्ड सिस्टर विल कलेक्ट द सेंसस बेस्ड ऑन देयर कन्वीनियंस। इट इंक्लूड कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग द डाटा। तो कितने मरीज हैं उस समय भर्ती, तो इसकी जो जिम्मेदारी है वार्ड इंचार्ज और वार्ड सिस्टर्स की होती है, ये डाटा कलेक्ट करके आगे भेजती हैं। Hospitals includes mainly medical ward, surgical ward, ICU, emergency laboratory areas, which will help the patient to get proper treatment. Ward census will include the number of patient admitted into the ward. तो वार्ड सेंसस होता है कि कितने पेशेंट वार्ड में भर्ती हो गए या हो रहे हैं, उनको इंक्लूड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्दर मैनेजमेंट इज प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हॉस्पिटल। तो ये गणना नहीं की जाती है, ये तो कितने होंगे भर्ती, ये वार्ड सेंसस की होती है। तो जितने भी भर्ती होंगे वो ना तो इसकी बार बार गणना होगी कि सुबह कितने, शाम को कितने या रात को कितने हैं। सीधी सी गणना होती कि वार्ड सेंसस विल इंक्लूड, जो वार्ड सेंसस में इंक्लूड होता है कि जो भी पेशेंट एडमिट हुए हैं वही जो है वार्ड सेंसस माना जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एड्रेनालिन डोज इन एनाफाइलेक्टिक शॉक इज 1:1000 0.5 ml, 1:10,000 0.5 ml, 1:1000 1 ml,
और 1:10,000 पर ml। देखिए ये जो एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, तो शॉक का पहले तो इसी शॉक समझते हैं कि शॉक क्या होता है। शॉक मीन्स होता है सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्लो। जो भी आपके ऑर्गेन्स हैं, खासकर विशेष विशेष प्रकार के ऑर्गेन्स हैं, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इनमें जब अचानक से ब्लड फ्लो कम हो जाए, सडन ड्रॉप हो जाए, तो इसको कहा जाता है शॉक। इसको आघात भी हिंदी में कहते हैं। अब यहाँ पर जो दिया गया है एनाफाइलेक्टिक शॉक, तो शॉक क्या है कि कई प्रकार के होते हैं। मोस्टली यहाँ पे 4 प्रकार के शॉक होते हैं: एनाफाइलेक्टिक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक और हाइपोवोलेमिक। अब एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, ये एलर्जिक रिएक्शन के कारण होता है। न्यूरोजेनिक शॉक नर्व इंजरी के कारण होता है। कार्डियोजेनिक शॉक कार्डियक रिलेटेड कंडीशन के कारण होता है। और हाइपोवोलेमिक शॉक होता है जब शरीर से फ्लूइड का बहुत अधिक लॉस हो जाए। तो इस प्रकार से देखा कि 4 प्रकार के शॉक हो गए। तो जो एड्रेनालिन है इसको दिया जाता है एनाफाइलेक्टिक शॉक में। इसमें होता क्या है कि लो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, रैपिड ब्रीदिंग, सांस तेज चलने लगती है, पल्स कमजोर हो जाती है और यूरिन आउटपुट घट जाता है। तो एड्रेनालिन इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर शॉक वेयर फॉर एनाफाइलेक्टिक। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक की जो पहली डोज होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, ये होता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन रैपिडली रिवर्सेस द इफेक्ट्स ऑफ एनाफाइलेक्सिस। अब जो एनाफाइलेक्सिस हुआ है, ये शॉक हुआ है, उसके जो सिम्टम्स हैं उसको रिवर्स करने के लिए ये बहुत अच्छी कारगर मेडिसिन होती है, जिसको कहा जाता है एड्रेनालिन। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। पोजीशन फॉर पेशेंट विद कंटिन्यूअस आरटी फीडिंग। तो कंटिन्यूअस आरटी फीडिंग मीन्स रायल ट्यूब फीडिंग एक पेशेंट में की जा रही है, तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन, फॉलर्स, रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग और लाई डाउन। देखिए जब भी फीडिंग देंगे पेशेंट में तो उसको फॉलर्स पोजीशन में लिटा देंगे। इससे क्या होगा कि उसकी जो पेट में अच्छी तरह से खाना वापस आने में कोई समस्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये सुपाइन पोजीशन फॉलर्स पोजीशन दे करके बाहर उसका खाना ना आ पाए, इसलिए उसको फॉलर्स पोजीशन देते हैं आरटी फीडिंग में।